हेलो फ्रेंड्स, आज हम जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। क्लास 10वीं का छठा चैप्टर है एनसीईआरटी किताब से, लेकिन बायो यहीं से स्टार्ट होता है, यानी कि बायो का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो चूँकि हम सारे पार्ट को देखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बायो ख़त्म करते हैं, इसके बाद वो दोनों की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे जैव प्रक्रम कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम जो होता है, वो सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो सम्मिलित तो सब मिलके कौन कौन मिलते हैं, तो पोषण, श्वसन और उत्सर्जन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण की। ठीक है, तो पोषण ये सब मिलके जो होता है वो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जिसको कि जैव प्रक्रम कहेंगे। ठीक, तो अनुरक्षण क्या होता है उसको समझते हैं। अनुरक्षण हमारे शरीर में निरंतर चलते ही रहता है, चाहे हम सोए हो, जगे हो, बैठे हो, कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनुरक्षण अपना कार्य करते ही रहता है, अनुरक्षण होते ही रहता है, ताकि हमारे शरीर में कहीं उत्तक क्षतिग्रस्त ना हो जाए। अगर क्षतिग्रस्त है तो उनकी मरम्मत की जाए, इस उद्देश्य से वो अपना कार्य करते ही रहता है, जिसको कि जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ये जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है अनुरक्षण चूँकि कोई भी काम करता है उसको कुछ ना कुछ चाहिए। अगर हम खाना खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, अगर हम कुछ काम करते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं तो उससे हमें पैसा मिलता है। जो भी कुछ काम करता है उसके बदले उसे कुछ न कुछ चाहिए होता है। तो अनुरक्षण जो कार्य हो रहा है उसके लिए उसे ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा हमें पोषण से मिलता है, और पोषण हमें भोजन से मिलता है। तो और हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में अब। ठीक, तो पोषण वैसा भोज्य पदार्थ, वैसी चीज जिसको कि हम भोजन के रूप में लेते हैं, और उससे जो हमें होता है ऊर्जादायक और शरीर निर्माता पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसे पोषण कहते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि पोषण वह जैव प्रक्रम है जिसमें हम भोजन के रूप में ऊर्जादायक और शरीर निर्माता पदार्थों को लेते हैं, उसे पोषण कहते हैं। तो पोषण जो हो गया दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण, एक परपोषण। तो स्वपोषण वह है जिसमें कि पौधे, जीव अपना भोजन स्वयं ही तैयार कर लेते हैं, जिसको कि स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे और बैक्टीरिया जो कि अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं। तो पहले स्वपोषण की ओर चलते हैं कि स्वपोषण में पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। तो पेड़ पौधे हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, हम इस चीज को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य की उपस्थिति, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल और हरी पत्ती और तने की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो कैसे बनाते देखते हैं। क्या होता है कि सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे में पत्तियां हरी होती हैं, पेड़ पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल लेके सूर्य ऊर्जा की उपस्थिति में हरी पत्तियां जो होती है वो हरी पत्तियां जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देती है। इस क्रिया में सूर्य का प्रकाश जो होता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। तो क्या होता है कि फिर से देखते हैं, पेड़ पौधे हरी पत्तियों की मदद से तने भी सूर्य की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल लेके कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऐसा नहीं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए केवल पत्तियां ही मदद करती हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो तनों से भी होती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि पतझड़ के मौसम में सारे ही पत्तियों को झड़ा देते हैं। तो क्या वो पेड़ भोजन बनाना बंद कर देता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है,
होती है, क्योंकि उनके तने भोजन बनाते हैं। तो और फिर जब बसंत ऋतु आती है तो फिर नए नए पत्तियां आ जाती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तने भी उनकी सहयोगी होते हैं। तो पत्तियों को जब हम प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियां किस प्रकार उपयोगी है उस चीज को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पत्ती जो होता है वो क्या करता है, पत्ती का क्या योगदान है पत्तियों का। तो ये क्या करते हैं कि जितने सारे पत्ती होती है, जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें छोटा 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 हरा हरा धब्बा दिखेगा, जिसको कि हरित लवक कहते हैं। उसको क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसी में जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये इसमें जो होता है रंध्र छिद्र पाया जाता है। ये छिद्र जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ये छिद्र खुल जाते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में अंदर आता है। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो होता है उसे बाहर निकलता है। जो बेकार सब पानी होते हैं, यानी कि जो यूज हो गया पानी, वो भी पत्तियों से बाहर आ जाती है। तो ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियां इस प्रकार मदद करती हैं। देखिए और एक चीज, सूर्य की रोशनी यानी सूर्य का प्रकाश जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात्रि में नहीं होती है, वो केवल दिन में होता है, वो भी सूर्य की उपस्थिति में। क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। सूर्य का उपस्थिति केवल रात में नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, पत्ती हरा होता है, जल भी मिल जाते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में नहीं हो सकती है, वे नहीं होती है। एक बात और, पत्तियां जो होता है वो भोजन बना के उसको मंड के रूप में संचित कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जितना भी भोजन बनता है, ऐसा नहीं कि पौधे एक ही बार उसको ले लेते हैं, इसके बाद आराम करते हैं, अच्छा कल सूर्य उदय होगा तो कल फिर से भोजन बनाएंगे तब भोजन करना है। जी नहीं, वो अपने जितनी ज़रूरत होता है उतना भोजन बना के संचित कर लेते हैं मंड के रूप में, और जब उनको ज़रूरत होता है उसका यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, स्वपोषण। अब चलते हैं परपोषण की ओर। परपोषण नाम से ही लगता है कि ये दूसरे पे आश्रित है। पर मतलब दूसरा, पोषण मतलब समझिए भोजन। तो जो दूसरे से भोजन ले रहा है, जो दूसरे पे आश्रित हो भोजन के लिए, उसको परपोषण कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, स्वपोषी पे आधारित है। जैसे कि पेड़ पौधे पे, उससे फल सब्जियां पेड़ पौधे से ही लेते हैं, तो हम लोग परपोषण है। जो कि दूसरे पे, यानी कि परपोषण अपना भोजन किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, उसको परपोषण कहते हैं। परपोषण जो होते हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए स्वपोषी पे निर्भर है, किसी न किसी दूसरी चीज पे निर्भर है, दूसरे जीव जंतुओं पे निर्भर है, तो उसको परपोषण कहते हैं। लेकिन परपोषण कितने प्रकार के हो रहे हैं, कितने तरीके के जीव अपना परपोषण में भोजन प्राप्त करते हैं और किस किस तरीके से करते हैं, उनका पाचन कैसे करते हैं, उस चीज को देखते हैं। तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपना भोज्य पदार्थ का संपूर्ण विघटन शरीर के बाहर ही कर लेते हैं, इसके बाद उसका अवशोषण करते हैं। जैसे कुछ कवक है, मशरूम, ईस्ट और फफूंदी, ये क्या करते हैं कि अपना संपूर्ण भोज्य पदार्थ का बाहर ही विघटन कर लेते हैं, इसके बाद उसका अवशोषण करते हैं। कुछ जीव जो होता है संपूर्ण भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं, इसके बाद उसका पाचन करते हैं, इसके बाद उसका अवशोषण करते हैं। जैसे कि हम लोग जीव जंतु जो भोजन को पहले खा लेते हैं, इसके बाद शरीर के अंदर उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है। कुछ ऐसे भी जीव हैं, कुछ अन्य जीव ऐसे भी हैं जो पौधों को बिना मारे, जंतुओं को बिना मारे ही, जीव को बिना मारे ही उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि अमरबेल, जूं और फीताकिलमी। इसमें क्या होता है कि जिस पेड़ पे अमरबेल होता है वो क्या करता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं
तो अमरबेल का क्या कार्य है? अमरबेल जिस भी पेड़ पे होता है वो उससे पोषण प्राप्त करता है। क्योंकि अमरबेल एक पीला पीला, हल्का हरा और पीला का कॉम्बिनेशन रहता है, जिस तरह से वो पूरे पेड़ पे छतरी के जैसा हो जाता है और पतला पतला होता है, देखे ही होंगे, जिसको कि आम भाषा में अमरलता भी बोला जाता है। तो ये अमरबेल भी दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन वो पेड़ मरता नहीं है जिसपे अमरबेल हो। दूसरा हो गया जू, जिसको कि ढील भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जिसके सिर में होते, खासकर लड़कियों में तो बहुत ही होता है, तो वो क्या करते, कभी यहाँ काटते हैं, कभी यहाँ काटते हैं, कभी इधर काटता है, तो खुजली होते रहता है। तो ये क्या करता है, जिसके सिर में होता है उससे पोषण प्राप्त करता है, लेकिन जिसके सिर में वो तो मरता नहीं है। बहुत परेशान होता है तो सारा बाल ही कटवा लिया, बाल को छिला लिया, तो नहीं हो, मतलब उसे मुक्ति मिल जाती है। तीसरा फीता किरमिन। फीता किरमिन जो होते हैं वो पेट में हो जाते हैं, खासकर बच्चों में ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये फीता किरमिन क्या होता है, जिसके पेट में होता है उससे पोषण प्राप्त करता है, और जिसके पेट में होता है वो मरता नहीं है, उसको पोषण कम मिलता है क्योंकि उससे उसका पोषण वो ले रहा होता है, लेकिन जिसके पेट में हो जाता है वो मर नहीं जाता है। ये भी पर पोषण का उदाहरण है। और ये बाघ जो होते हैं वो अपने शिकार को पूरे तरीके से मार के इसके बाद उनका भोजन प्राप्त करते हैं, वो भी परपोषण है। ये भी परपोषण है और ये भी परपोषण है, ये भी परपोषण है, लेकिन सारे के पाचन के तरीके अलग अलग हैं। सारे के पाचन के लिए काम जो करता है वो ग्रंथियां अलग अलग तरीके से काम करती है। जो जीव जिस प्रकार है उनके भोजन करने का तरीका और पाचन का तरीका भी उसी प्रकार से है। ठीक है, अब हम चलते हैं मानव के पाचन तंत्र की तरफ। तो ये है मानव का पाचन तंत्र। हमारा भोजन जो होता है मुंह से स्टार्ट होता है, मुंह से लेते हैं, ग्रास नली से होते हुए आमाशय में जाता है। तो हम पहले केवल आहार नाल को देखते हैं, इसके बाद इसकी पाचन की क्रिया को समझेंगे। तो आहार नाल जब मुख से स्टार्ट होके गुदा द्वार तक जिस में भोजन प्रवेश किया या प्रवेश करता है उसको आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर होती है, जो मुख से स्टार्ट होके गुदा द्वार में संपन्न हो जाती है। तो मुख हो गया, यहाँ पे मुंह में भोजन लिए, ये मुंह हो गया। मुंह से लेके ग्रास नली होते हुए अमाशय में भोजन जाता है, यहाँ पे पाचन होता है। इसके बाद यहाँ से पाचन होते आहार नली छोटी आंत में आती है, क्योंकि ये कहने के लिए छोटी आंत है, लेकिन सबसे लंबी नली पूरे आहार नाल में यही होता है। जो घास वगैरह जो खाते हैं, घास फूस खाते हैं, यानी कि जो जिनको सेल्यूलोज पचाना होता है उनकी आंत छोटी आंत बड़ी होती है, और जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी छोटी होती है, क्योंकि मांस पचाना आसान होता है सेल्यूलोज के कंपेयर में। इसलिए इसका ये आहार नाल का जो होता है ये छोटी आंत सबसे लंबी नली होती है। इसके बाद फिर आहार नाल में पाचन होके अवशोषण होके जो अपशिष्ट पदार्थ जो पच नहीं पाया उसको बड़ी आंत में भेज देता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होके गुदा द्वार से बाहर चला जाता है। तो ये है हमारे आहार नाल का पूरा। तो इसमें हम समझते हैं सबसे पहले क्या होता है, इसमें 2 चीज है, एक है पाचन जो होता है पाचक ग्रंथि और एक पाचक तंत्र। यानी कि ये पाचन तंत्र हो गया, जिसको कि पाचन तंत्र, ये जो हो गया पूरी तंत्र यानी कि सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है, इसमें ग्रंथियां काम करती है। यानी कि जिसमें भोजन गया सब एक छोटा छोटा, पूरा आहार नाल का एक छोटा छोटा पार्ट है जिसको तंत्र कहते हैं, और जो जिसमें भोजन के लिए जो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम्स छोड़ते हैं उसको तंत्र ये उनको पाचक ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र जो है हमारा क्या क्या हो गया, मुंह हो गया, ग्रास नली, अमाशय, छोटियां बड़ियां, गुदा द्वार, ये हमारा पाचन तंत्र है। और हम पाचक ग्रंथि को देखते हैं।
पाचक ग्रंथि, ये हो गया पाचक ग्रंथियां यहाँ पे हैं और हम पाचन तंत्र को यहाँ लिखते हैं। पाचन तंत्र क्या हो गया, मुंह, इसको मुंह गुहा भी बोला जाता है, मुख गुहा बोला जाता है। ये हो गया मुंह। इसके बाद ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली, अमाशय, अग्ना सॉरी छोटी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदाद्वार, ठीक है। मलाशय भी है, मलाशय भी लिख सकते हैं जिसमें कि मल जाता है, ठीक है, मलाशय, गुदा। तो ये सब जो है क्या है, पाचन तंत्र है, ये पाचन तंत्र है। और ये पूरे पाचन तंत्र का जो भी जहाँ से मुंह से स्टार्ट होकर गुदाद्वार तक जाता है उसको आहार नाल कहते हैं। तो हमारा भोजन कैसे पचता है हम उस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि हम मुंह में भोजन लेते हैं, यानी कि मुंह से चबाना स्टार्ट हो गया। मुंह में क्या करते हैं, हम खाना ले लेते हैं, खाना को चबाते हैं, चबाने का काम दांत करता है। तो दांत जो चबाता है उस क्रिया को बोलते हैं फिजिकल। ये फिजिकल प्रोसेस है जिससे कि आप दांत से रोटी को, चावल को, जो भी खाना खाते हैं उसको चबाते हैं। जीभ से क्या होता है कि जो एंजाइम निकलता है, यानी लार ग्रंथि से जो लार निकलता है उसको क्या करता है, सान देता है लार में खाना को। ये जीभ क्या करता है, मिलाने का काम करता है, यानी कि छोलने का काम करता है। जिस प्रकार हम सब्जी में नमक डाल देते हैं, इसके बाद उसको मिलाते हैं छोलने से ताकि सब्जी अच्छे से मिल जाए, नमक कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए। इसी प्रकार खाना में पूरी तरीके से लार जीभ मिला देता है ताकि लार जो है पूरे अच्छे से खाना में मिल जाए और उसमें पाचन का कार्य करने लगे। तो हम जो भी भोजन के रूप में मंड लेते हैं, स्टार्च लेते हैं, वो हमारे मुंह में पचना स्टार्ट हो जाता है। मुंह में जो होता है वो मंड का पाचन होता है, स्टार्च का पाचन होता है। वो जो होता है मंड जो पचता है वो ग्लूकोज में टूट जाता है, यानी ग्लूकोज में पचता है, पच के ग्लूकोज बन जाता है। तो चूंकि हम भोजन जो करते हैं वो पाचन की व्यू से नहीं करते हैं, वो तो हमारा खाना जो होता है चबाने लायक हो गया, यानी कि निगल। हमारा ग्रास नली जो होता है बहुत ही कोमल होता है और बहुत ही पतली नली होती है। तो भोजन को इतना अच्छे से चबा पाते हैं जो कि आहार नाल तक, यानी कि ये अमाशय तक भोजन जाने में दिक्कत नहीं हो। इसलिए भोजन को चबा के टुकड़ा टुकड़ा में बांट देते हैं। जितना पाचन हो सका मंड का, स्टार्च का, वो जो मुँह में हुआ। और इसके बाद जो होता है ग्रास नली से अमाशय में आता है। यहाँ पे मुंह में एक और कार्य होता है। मुंह में जो होता है लाला ग्रंथि से जो लार निकलता है वो लार पाचन के लिए महत्वपूर्ण है। हम जो भोजन के रूप में या फिर कुछ ऐसा चीज भी खा लेते हैं जिसको बिना धोए भी खा लेते हैं, उस बैक्टीरिया को मुंह में ही मार देता है, ठीक है। तो ये जो मुंह में मार देता है, और जो बैक्टीरिया नहीं मर पाता है, अमाशय में आता है, वो बैक्टीरिया अमाशय में आके मर जाता है। तो कैसे हम लोग देखते तो साफ सुथरा, कोई जानबूझ के गंदा तो खाता नहीं है। तो बचपन में क्या होता था कि हम देखते थे कि गाजर रखा हुआ है, मार्केट से आया है, साफ ही दिख रहा है, उसको धोने की क्या जरूरत है, ऐसे ही पोंछ के हाथ से ही और खा लेते थे। तो वो तो खा लिए देख के साफ सुथरा, लेकिन वो साफ तो था नहीं। जब उसको धोते तो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, कुछ ना कुछ मिट्टी गंदगी निकलता है, लेकिन हम तो उसको खा लिए। उसमें जो रहा था बैक्टीरिया वो क्या हुआ, मुंह में ही मर गया। जो नहीं मरा वो अमाशय में आके मरता है। तो अमाशय में जो, जैसे ही भोजन अमाशय में आता है तो अमाशय हमारा थोड़ा सिकुड़ा हुआ होता है। जब भोजन अमाशय में आता है तो वो धीरे से फैल जाता है, धीरे धीरे फैलता है। जैसे कि सिंपल सी बात है ना, जब भूख लगता भूख से मेरा पेट धंस गया है, यानी कि भोजन नहीं मिला तो पेट अमाशय क्या किया, सिकुड़ गया। जब भोजन आता है तो अमाशय धीरे धीरे फैल जाता है। तो अमाशय ये फैल गया, यानी जब पेट भर जाता है तो बोलते हैं ना कि पेट भर गया, यानी थोड़ा सा पेट जो होता है वो फुला हुआ टाइप भी दिखता है, तो अमाशय वो फैल जाता है। अमाशय में जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और भोजन को अम्लीय कर देता है।